हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोपाल जी मेमोरियल स्कूल। पिछली क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाए हैं नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। उन्हीं एग्रीगेट्स के रिलेटेड आज हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, किस मेथड से क्या निकलता है। ये सारे के सारे मेथड्स इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। जो कि सबसे पहले हम लोग ये समझ लें, आपको पिछले क्लास में ये बताया है कि ग्रॉस वर्सेस नेट क्या होता है, डोमेस्टिक नेशनल वर्सेस नेशनल इनकम क्या होता है। इसमें आप लोगों को जानने के लिए मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। देखिए, ये जो हमारा ग्रॉस होता है, इस ग्रॉस से जब हम नेट पर जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग डिप्रिसिएशंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वही कह रहा है कि ग्रॉस वैल्यू इंक्लूडेड डिप्रिसिएशंस। ग्रॉस वैल्यू में क्या रहता है, डिप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, ठीक है। टू फाइंड द नेट वैल्यू विल सब्ट्रैक्ट द कंजप्शन ऑफ द फिक्स कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का ही मतलब होता है डिप्रिसिएशंस। जब कोई हम फिक्स कैपिटल को कंटिन्यूसली कंजप्शन करते रहते हैं तो डे बाय डे उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। वही डिक्रीज वैल्यू क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो जब हम ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू की तरफ जाते हैं तो डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। ग्रॉस वैल्यू इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन। ग्रॉस वैल्यू में क्या जुड़ा हुआ है, डिप्रिसिएशन। टू फाइंड द नेट वैल्यू, जब हमें नेट वैल्यू को पता करना होता है तो वी सब्ट्रैक्ट द कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब डिप्रिसिएशन। हम उसमें से क्या करते हैं, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आता है, नेट, है ना। तो यही फॉर्मूला है, नेट बराबर ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन। ये है डोमेस्टिक और नेशनल, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक क्या होता है, एनडीपी होता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और नेशनल क्या होता है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये होता है, ये एग्रीगेट्स आपको बताए हैं पिछले क्लास में। लिखा है डोमेस्टिक इनकम अकाउंट्स फॉर प्रोडक्शन विद इन द बॉर्डर्स। जब हम डोमेस्टिक इनकम के बारे में पढ़े थे तो हम बताए थे कि हमारी जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने सारे इनकम होते हैं, जितने सारे प्रोडक्शन से इनकम होते हैं, सारे के सारे इनकम किस में आते हैं, डोमेस्टिक में आते हैं, ठीक है। और नेशनल इनकम इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर लिखा है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसके बारे में बताया ना। नेट फैक्टर NFIA, ये कैसे आता है, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आता है, जब हम नेट फैक्टर को निकालने के लिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को हम एक डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमारे देश के जितने सारे रेसिडेंट्स हैं वो फॉरेन में जॉब करते हैं, उन फॉरेन में जो इनकम जनरेट करते हैं उनका इनकम, और अदर कंट्री के लोग हमारे देश से जो इनकम जनरेट करते हैं उनके इनकम का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो वही यहाँ कर है कि जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, डोमेस्टिक इनकम से जब हम नेशनल इनकम में जाते हैं तो कन्वर्जन में हमने बताया था, जैसे कि यहाँ जीडीपी, ठीक है, ये जीडीपी, ये हाल लीजिए, एनडीपी लीजिए, एनडीपी, ठीक है। मैं आपको यहाँ से कन्वर्जन समझा रहा हूँ क्या है। यहाँ लीजिए एनडीपी एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। यहाँ एनएनपी एट फैक्टर कास्ट, मतलब हमें डी से एन पर जाना है, ठीक है, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो डोमेस्टिक इनकम से जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या जोड़ते हैं, जो फॉरेन कंट्री में हमारे देश के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स द्वारा इनकम जनरेट किया गया है उसको जोड़ते हैं अपने देश के नेशनल इनकम में, और फॉरेनर द्वारा हमारे देश से जो इनकम जनरेट हुआ है उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो वही प्लस माइनस जो डिफरेंस होता है हमारा क्या होता है, ये नेट, ये नेशनल इनकम क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो आप लोग समझ गए होंगे नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। जब हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, नेशनल इनकम। फिर दिया है एमपी और वर्सेस एफसी। एमपी और एफसी के भी आपके बारे में, इसके बारे में आपको बताया था पिछले क्लास में कि एमपी कैसे आता है और हमारा एफसी कैसे होता है। ठीक है, मार्केट प्राइस इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एंड एक्सक्लूड सब्सिडी, उसमें से सब्सिडी जो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हमारा क्या निकल कर आता है, एनआईटी। यही होता है एनआईटी। कैसे आता है, अगर हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पे जाते हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पे जाते हैं तो उस समय हम एनआईटी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और फैक्टर कास्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो एनआईटी को हम जोड़ते हैं। मतलब कि जब हम मार्केट में कोई गुड्स का सेलिंग्स करते हैं तो फाइनल प्राइस होता है, और फाइनल प्राइस में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कॉस्ट के सारे जो एग्रीगेट्स है उनका कैलकुलेशन करके निकालते हैं क्या हम, एनआईटी। और एनआईटी निकालने के लिए क्या हम यूज करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये तो आपको बताना नहीं पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स क्या है और सब्सिडीज क्या है, क्योंकि पिछले क्लास में इस चीज के बारे में हम बता चुके हैं। अब आइए हमारा मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, वैल्यू एडेड आल्सो नोन द प्रोडक्ट मेथड एंड आउटपुट मेथड। कहीं एग्जाम्स में ऐसा होता है कि कहीं वैल्यू एडेड मेथड लिखा रहेगा तो कभी प्रोडक्ट मेथड लिखा रहेगा, आउट मेथड। मतलब ये तीनों नाम क्या है, इसी के हैं। ठीक है, आइए कंसेप्ट को समझिए। ये कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड्स। पहला दिया है कि स्टेप बाय स्टेप एस्टिमेशन कैसे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, दिस मेथड्स कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर का जितने सारे सेक्टर हैं, सभी सेक्टर्स के जो इनकम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक जगह मर्ज करते हैं। टू द नेशनल इकोनॉमी बाय द मेजरिंग द वैल्यू एडेड इज प्रोडक्शन स्टेज। देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये वैल्यू एडेड का। देखिए वैल्यू एडेड, ठीक है, ये फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पर वैल्यू एडेड का, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शंस, इंटरमीडिएट कंजप्शंस। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ये आपका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, इसमें तो पहले आता है सेल्स आता है, और इसमें क्या आता है, सेल्स के बाद ये वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स आता है, और एक आता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, सेल्स और चेंज इन स्टॉक। सेल्स में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें नहीं दिया है, बता रहे हैं। सेल्स में भी दो पार्ट होता है, एक होता है डोमेस्टिक सेल, ऐसा सेल जो हम अपने देश के अंदर करते हैं। डोमेस्टिक सेल क्या होता है, ऐसा सेल जो हम अपने देश के अंदर जितने सारे सेल करते हैं उन सेल्स की जो फाइनल वैल्यू होती है वो हमारा डोमेस्टिक सेल्स में आता है। और एक सेकेंड होता है एक्सपोर्ट। ऐसा तो नहीं है ना कि हम जो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं वो अपने देश में ही सेल कर रहे हैं, हम विदेशों में भी उसको क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं। इसलिए उसको इसमें सेल्स में क्या आता है, एक्सपोर्ट भी आ जाता है। ठीक है, स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब ये होता है कि सपोज मान लीजिए कि हमने 10,000 का गुड्स का प्रोडक्शन किया। ठीक है, अब ये 10,000 में से विद इन 1 अप्रैल से 31 मार्च ये हमारा अकाउंटिंग होता है, आपको पता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक क्या होता है, अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग ईयर के अंदर या 10,000 का जो गुड्स है हमारा 8,000 ही सेल हो पाया है। ठीक है, और ये हमारा क्या बच गया है, 2,000 का स्टॉक अभी बच गया है। हम नेक्स्ट ईयर इस स्टॉक का क्या करते हैं, यूज करते हैं और नया प्रोडक्शन से उसमें इंक्लूड करते हैं। तो मतलब ये हमारा जो आता है स्टॉक्स आता है, इसमें आता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है,
तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वैल्यू एडेड का, पहले क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या क्या आता है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में पहले आता है सेल्स, सेल्स के अंदर क्या आता है डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट आता है, ठीक है। और ये स्टॉक जो होता है, स्टॉक कैसे आता है हमारा, जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं तो क्या आता है चेंज इन स्टॉक आता है, ठीक है। ये ध्यान देने की बात ये होगी जब क्वेश्चंस के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया रहेगा और सेल्स भी दिया रहेगा तो हम लोग मेजरमेंट करते वक्त सेल्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू दी रहेगी और उसके साथ सेल्स भी दिया रहेगा तो सेल्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब सेल्स को हम इंक्लूड कर देंगे तो उस कंडीशन में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। और नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डबल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज को हम विशेष तरफ से ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ये मान लीजिए कि दादाजी हैं और ये क्या है पिताजी और इनके बच्चे हैं। अगर दादाजी रहेंगे तो इनकी वैल्यू नहीं रहेगी, जो डिसीजन लेने वाले होंगे यही लेंगे। अगर ये नहीं रहते हैं तब हम इनका यूज करेंगे, ठीक है। तो हमें नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं, जो पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, उस मेथड के अंतर्गत वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू दी रहेगी तो सेल्स और ये स्टॉक और जो भी दिया रहेगा सबको क्या कर देंगे इग्नोर कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। अब आइए इंटरमीडिएट कंजप्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या क्या होता है, इसमें एक होता है रॉ मटेरियल। क्या है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल आता है रॉ मटेरियल, और एक चीज आता है इसमें इंपोर्ट। देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखिए इसको, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। और एक होता है इंपोर्ट। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से होता है कि जब हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हम बहुत सारे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और सारे के सारे रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स इसलिए कहलाता है क्योंकि हमें उसके क्या करना होता है आगे प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अगर हमें उसे कंजप्शन करना होगा, फाइनली कंजप्शन करना होता है तो उसको हम फाइनल गुड्स मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसका हमें प्रोडक्शन करना होता तो उसको क्या मानते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड है। तो यही आएगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक आ जाए इंपोर्ट। ऐसा नहीं है कि हम रॉ मटेरियल अपने देश से खरीदेंगे, विदेश से भी करते हैं। जैसे अपने देश में सेल करते थे और विदेश में भी सेल करते हैं, वैसे ही रॉ मटेरियल अपने देश से भी खरीदते हैं और विदेशों से भी मंगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला का ये कंसेप्ट है। बाकी वही चीज इसमें आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत दिया है। हाँ एक और चीज याद रखिएगा, जो ये हमारा पहला मेथड है, पहला मेथड क्या है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से हमें हमेशा निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये याद रखिएगा, वैल्यू एडेड मेथड से हमें हमेशा क्या निकलता है पता चलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट मार्केट प्राइस के एक और नाम है, ठीक है, जीवीए एट मार्केट प्राइस, है ना। इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, जीवीए भी बोलते हैं और जीडीपी भी बोलते हैं, और दोनों किस पे होते हैं मार्केट प्राइस पे होते हैं, ठीक है। तो वही देखें फॉर्मूला दिया है, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन वैल्यू ऑफ द आउटपुट। देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये मैं आपको एक चार्ट की तरह समझा दिया हूं, ये स्ट्रेट फॉर्मूला दिया है, ठीक है। नोट टोटल वैल्यू एडेड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, देखो दिया ना जीवीए, जीवीए दिया है दूसरा नाम, इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं। और जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को एक एक चार्ट को समझाते चलते हैं, जो नहीं दिख रहा है इसमें उसके अलावा भी हम उसमें क्या करते हैं जोड़कर बताते चलेंगे। देखिए इसमें एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है। पहला जो हमारा मेथड था उस मेथड के बेस पे क्वेश्चन दिया है। यहां दिया है टोटल सेल दिया है, ठीक है, ये करोड़ में है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डिप्रिसिएशन दिया है। अब इसमें समझिए कि इसमें हमें फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जीवीए एट मार्केट प्राइस लिखिए या जीडीपी एट मार्केट प्राइस लिखिए ना। इसका क्या होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस
इंटरमीडिएट कंजप्शंस, ठीक है। अब सवाल में देखिए कि क्या हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया है, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट में क्या हमारा आता है, सेल्स आता है, पता है ना, सेल्स दिया है हमारा, तो हम सेल्स का यूज करेंगे, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन डायरेक्ट दे दिया है, तो यहाँ पर रखिए कितना, सेल्स है 200 प्लस 200 माइनस क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है, इंटरमीडिएट कंजप्शन 50 है, सॉरी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है, अरे वो गलती हो गया, माइनस ही होगा, ठीक है, माइनस 50। फिर दिया है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, हमें निकालना क्या है, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक निकालना क्या है, चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग हमारा कितना दिया है 10 और ओपनिंग कितना दिया है 6, तो यहां क्या हो जाएगा, एक सिस्टम से इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करिए, फॉर्मूला यहां ऊपर लिख दे रहे हैं हम, GDP at MP is equal to value of output minus intermediate consumptions, ये फॉर्मूला है। वैल्यू ऑफ जीडीपी हम लिखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया, सेल्स दिया है, सेल्स कितना है, सेल्स हमारा है 200, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना दिया है 50, ठीक है। अब सेल्स के साथ क्या क्या जुड़ा रहता है, ये जुड़ता है चेंज इन स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग कितना है 10 है, -6, ठीक है, यही जुड़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स और ये डिप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है अभी, हमें इतना ही जरूरत है, तो हमारा क्या निकल कर गया 200 और ये 154 करोड़, 154 करोड़ हमारा आ गया। अब ये सोचिए कि हमें इनडायरेक्ट टैक्स और कंजप्शन इसका हमें कहाँ यूज करना है, क्या ये बेकार कर दे दिया है कि इसका भी कहीं यूज हमें करना पड़ेगा। देखिए हमने कहा कि इस मेथड से हमारा क्या निकल कर आता है, जीडीपी, ठीक है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो ये हमारा तो ग्रॉस है ना, जो आया है ये तो हमारा ग्रॉस वैल्यू आया है, हमें निकालना क्या होता है, नेट निकालना पड़ेगा ना, एनडीपी निकालना पड़ेगा। एनडीपी ही होता है क्या हमारा, डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। तो यह जी से एन आने के लिए, ठीक है, जी से एन पर आने के लिए हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है, डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब ये बताइए कि अब ये कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे 154 माइनस 4 इज इक्वल टू 150 करोड़ हमारा आ गया क्या, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो ये हमारा जो पहला मेथड था, उस पहले मेथड के बेस पर एक सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी हमारे पास इस क्वेश्चन में आप लोगों को एक अलग क्लास लूंगा जिसमें तीनों मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ही सब चीज दे दिया है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है फंसाने के लिए कि
इनके बीच की चीजें दे देगा, है ना, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह देता है, डोमेस्टिक सेल दे देता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पर सेट ना हो पाए, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक है, देखिए अगर हमें इसे चाहेंगे तो हम यहाँ पर ये भी निकाल सकते हैं, NNP एट मार्केट प्राइस। देखिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सॉरी NDP एट फैक्टर कास्ट, NDP फैक्टर कास्ट पर निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पर जाना होता है तो माइनस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स को, NIT को माइनस करते हैं ना। अब NIT निकालने के लिए आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज होता है, लेकिन अगर सवाल में सब्सिडीज नहीं रहेगा तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही माइनस करते हैं। आपको पता है सब्सिडीज क्यों मिलता है? सब्सिडीज इससे मिलता है कि कोई बिजनेसमैन अगर कहीं कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करता है तो उसको गवर्नमेंट को जो उसकी टोटल सेलिंग्स होती है, जो इनकम होता है, उसके प्रोडक्शन सेलिंग इनकम पर क्या करता है? टैक्स पे करना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अगर उसका इंडस्ट्री किसी बैकवर्ड क्षेत्र में है जहां पर सेलिंग्स कम होती है, प्रोडक्शन कम, या कोई ऐसा लोकेशन जहां प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, उन क्षेत्रों के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ उस इंडस्ट्रीज को छूट देती है ना। उसी छूट के बदले में जो हमें एक बिजनेसमैन, एक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को छूट देती है, वही होता है सब्सिडी। तो अगर सवाल में सब्सिडी नहीं दिया है तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स को ही क्या करेंगे? ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ फैक्टर कास्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट जाएंगे तो क्या करेंगे हम? इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करते हैं। ठीक है, फैक्टर कास्ट से जब मार्केट प्राइस पे जाते हैं जोड़ते हैं, ये तो पता है। तो जब हम उल्टा जाएंगे तो फैक्टर कास्ट से मार्केट में जाते हैं तो जोड़ते हैं, अब मार्केट से फैक्टर जाएंगे तो माइनस करेंगे। तो ये पहला हमारा मेथड जो था, ये फॉर्मूला आप लोग समझ ही गए हैं। चलिए आप लोगों को हम लेके चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? हाँ, नेक्स्ट है इनकम मेथड। नेक्स्ट क्या है? इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड से हमारा निकल कर क्या आता है? कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। यहाँ पर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, देखिए। कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल इनकम मेथड्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। इसमें आइटम्स जो देते हैं वो आइटम्स नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, पहले तो यहां दे ही दिया है वेजेस, सैलरी एंड एम्प्लॉय। देखो एक वर्ड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यहाँ जो सोशल सिक्योरिटी दिया है ना, इसका मतलब होता है PF। आप लोग नाम सुने होंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में, यही है यहाँ पर ये सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, PF क्या होता है? सोशल सिक्योरिटी होता है। और ये वर्ड दिया है एम्प्लॉय, और एक होता है यहाँ पर समझिए एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय, इसमें डिफरेंस क्या होता है ये PF समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। जो मान लीजिए कि मैं एम्प्लॉय हूं यहाँ पर, ठीक है, और मेरी सैलरी है 10,000। सपोज मान लीजिए कि मेरी सैलरी क्या है? 10,000 है। और जो PF होता है वो PF क्या होता है? एक अकाउंट होता है। क्या होता है? प्रोविडेंट फंड एक अकाउंट होता है। ठीक है, उस प्रोविडेंट फंड अकाउंट में हमारी सैलरी का 12%, नियम तो यही है कि 12% क्या होगा? हमारे सैलरी का 12% हमारे प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कट कर जाएगा, और बाकी जो बचेगा, कैलकुलेशन के लिए मैं 10% ले रहा हूं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारा PF जो कटता है ना, वो नियम के अनुसार क्या है? 12% का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 10% ले लो मान लो, तो इसका हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। मतलब कि 1000 हमारा कहाँ जाएगा? प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर जाएगा, और हमको हाथ में कितना मिलेगा सैलरी के रूप में? 9000। ठीक है, ये जो पैसा जाता है ना PF अकाउंट में, ये हमारा ही पैसा होता है, और ये पैसा हमें तब मिलता है जब या हम जॉब छोड़ते हैं तब मिलता है, या हमारी जब रिटायरमेंट होती है
तब एक साथ सारा पैसा जोड़कर मिलता है। और यहाँ आपको समझना है ये वर्ड एम्प्लॉयर्स क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हमें इनकम मेथड में कौन से वैल्यू को जोड़ना है, एम्प्लॉयर्स की जो कंट्रीब्यूशन है उसको जोड़ना है, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स का मतलब ये होता है कि इस स्कूल में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमारी सैलरी का जो 12% है कट कर हमारा पीएफ अकाउंट में जाएगा, ठीक है। जितना हमारे अकाउंट में, मान लीजिए कि हमारा ये अकाउंट है, इस अकाउंट में 1000 पर मंथ पीएफ अकाउंट में जा रहे हैं हमारी सैलरी से कट कर, तो इतना ही जो ये स्कूल के जो मालिक हैं, बॉस हैं, ठीक है, इतना ही पैसा वो अपने तरफ से इस अकाउंट में क्या करते हैं, डालेंगे। वही होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, समझे। एक पीएफ अकाउंट में एक एम्प्लॉय का जितना कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही कंट्रीब्यूशन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो बॉस होता है वो डालता है उस पीएफ अकाउंट के अंदर, समझ गए। तो हम लोग जब नेशनल इनकम निकालेंगे इस इनकम मेथड के द्वारा, तो हम सिर्फ एम्प्लॉयर्स अमाउंट को ही रखेंगे। आप लोग एम्प्लॉय पीएफ जो वैल्यू होगी एम्प्लॉय द्वारा वो नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम पहले ही क्या किए हैं, सैलरी के रूप में सारा पैसा ले चुके हैं, ठीक है। ऐसा नहीं ना है, हम पहले ही सैलरी के रूप में पैसा ले चुके हैं, इसलिए हमारा एम्प्लॉय का जो पीएफ होगा वो इसमें नहीं इंक्लूड होगा। किसका इंक्लूड होगा? सिर्फ बॉस जो पैसा उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उसी को इंक्लूड करेंगे। यहाँ सीधा लिखा है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। एम्प्लॉय की जो सोशल सिक्योरिटी है, पीएफ प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, उसमें एक बॉस क्या करता है, उसमें डालता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें और एक चीज आती है, काइंड पेमेंट हो गया, ठीक है। अभी देखिए काइंड पेमेंट क्या होता है। काइंड पेमेंट का मतलब होता है कि एक एम्प्लॉय को मिलने वाले जो गिफ्ट्स हैं, जैसे स्कूल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उसके एक लोगों का ड्रेस मिल गया, टी शर्ट्स मिल गया, या किसी फेस्टिवल पर कुछ गिफ्ट वगैरह मिल जाता है, वो सारा क्या होता है, काइंड पे, वो भी इसमें आता है, ठीक है। वो भी किसमें आता है? इसी में आता है। एक और चीज है ये ऑपरेटिंग सरप्लस। अब बताइए कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से क्या मिलता है? रेंट मिलता है, रॉयल्टी मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। एंड एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक प्रॉफिट, ठीक है। आपको रेंट कब मिलेगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ रेंट कैसे मिलता है। और ये वर्ड के देखिए, जो हमारा प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर में क्या होता है? लैंड होता है, ठीक है। और क्या होता है? लेबर होता है। और क्या होता है? लैंड, लेबर, चार होते हैं प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड, लेबर एंड कैपिटल होता है। और एक ये जो दिया है वर्ड ना एंटरप्रेन्योर्स, कहाँ गया इसमें? ये एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेसमैन, इसको बोल सकते हैं बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, बिजनेसमैन, ठीक है। तो जो लैंड होता है ये हमारा प्रोडक्शन फैक्टर है। इस लैंड से हमें क्या मिलता है? रेंट मिलता है। आप लोग पहले चैप्टर में जो सर्कुलर इनकम के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़े होंगे, तो उसमें जानते होंगे लैंड से क्या मिलता है? रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेज मिलता है, वेजेज एंड सैलरी मिलता है। कैपिटल पर क्या मिलता है? अगर हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल लगा रहे हैं, दे रहे हैं, तो कैपिटल पर क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और एक बिजनेसमैन है उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो यही हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस है। और ऑपरेटिंग सरप्लस कहां से आया है? प्रोडक्शन फैक्टर से, क्योंकि इन्हीं फैक्टर का इस्तेमाल करके हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं ना, इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो भाई ऐसे थोड़ी नहीं कि हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे और हमारा कुछ पेमेंट जाए ही नहीं, ठीक है। एक जो प्रोड्यूसर होता है, देखिए सीधा समझिए कि हम एक कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और हमें किसी चीज की डिमांड है, हमें किसी चीज की जरूरत है, तो हम प्रोड्यूसर्स के सामने अपने डिमांड्स को रखेंगे। तो उस डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स के पास
ठीक है, हाउस होल्ड समझिए, कंज्यूमर हाउस होल्ड के पास क्या करता है, एक अपनी डिमांड रखता है। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं समझा दे रहा हूं कि कैसे होता है इसका इनकम का, ठीक है। फिर आता हूँ फिर टॉपिक पर। मान लीजिए कि ये हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड, और ये ले लीजिए फर्म ले लीजिए, ठीक है, फर्म या कंपनी या बिजनेस जो बनाने वाले हैं, ठीक है। अब हाउस होल्ड जो डिमांड करता है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज क्या करता है, प्रोवाइड करता है, किसको, फर्म को। और फैक्टर सर्विसेज क्या क्या है, वही जो बताया मैं, लैंड है, ठीक है, कैपिटल है, और क्या है, लैंड, कैपिटल, 4 कैपिटल। लैंड, देखिए आप लोग, मैं बार बार जब उसको रिपीट करूंगा तो आपका माइंड में चलना चाहिए कि क्या क्या बताया गया है, ठीक है, तभी आप लोगों को वो चीज समझ में आएगा। लेबर है, और क्या है, एक बिजनेसमैन होता है, ठीक है, बिजनेसमैन। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्शन के लिए, मतलब ये फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है कौन, हाउस होल्ड, किसको, फर्म को, ठीक है। और फर्म इसके बदले में पेमेंट करता है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। ये क्या करता है, फैक्टर पेमेंट, किसको, हाउस होल्ड को। क्या देता है, इसके बदले में रेंट देगा, इसके बदले में इंटरेस्ट देगा, इसके बदले में उसको सैलरी वेजेस देगा, इसके बदले में प्रॉफिट देगा, ठीक है। तो ये हमारा एक सर्कल चलता है हाउस होल्ड एंड फर्म के बीच में। आइए इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करते हैं क्या है, और इसमें इंटरप्रेन्योरशिप समझ गए। अब आइए रेंट भी समझ गए। रॉयल्टी क्या होती है, एक इकोनॉमिक्स की भाषा में रॉयल्टी क्या होता है। रॉयल्टी का मतलब कि हमारी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को हम लीज पर दे देते हैं, किसी 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, और उसके बदले में जो हमें वो पैसा देता है, ठीक है, वही हमारी क्या होती है, रॉयल्टी होती है। सपोज मान लीजिए कि मेरी कहीं कोई लैंड है, ठीक है, उस लैंड में से अचानक पेट्रोलियम निकलने लगा, तो हमारे पास तो इक्विपमेंट है नहीं कि मैं पेट्रोलियम निकालूं, क्योंकि पेट्रोलियम निकलेगा तो गवर्नमेंट का भी उस पर राइट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उस पेट्रोलियम को बाहर निकालने के लिए किसी प्राइवेट सेक्टर को देती है कि आप वहां से पेट्रोलियम निकालिए, और उस पेट्रोलियम निकालने के बदले, क्योंकि हमारा लैंड है, तो हमारे लैंड के बदले में जो परसेंटेज मिलेगा वही क्या होती है, रॉयल्टी होती है, ठीक है। ऐसे समझ लिए ना, सीधा ये समझिए कि हमारा कोई स्कूल है और हम इस स्कूल को रन नहीं कर सकते हैं, तो 20 साल 25 साल के लिए हम किसी को दे दिए लीज पर, ठीक है। तो लीज जो होता है ना, वो जो पैसा मिलता है वही हमारा क्या होता है, रॉयल्टी होता है। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया है। चलिए आइए, हम क्या बता रहे थे आप लोगों को, ये अब ये प्रॉफिट के बारे में जानते हैं कि प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट में भी 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक बटा है डिविडेंड के रूप में, और एक बटा है कॉर्पोरेट टैक्स, और एक बटा है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप डिविडेंड क्या होता है ये समझिए। डिविडेंड क्या मतलब कि जब एक फर्म चलती है तो उस फर्म में किसी एक व्यक्ति का पैसा नहीं लगा रहता है, ठीक है, कई व्यक्ति अपना थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके उस फर्म को चलाते हैं। एक तरीके से अकाउंटिंग वर्ड में समझा जाए तो पार्टनरशिप कर सकते हैं, या अगर कोई कंपनी है तो उसमें शेयर होल्डर्स बोल सकते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स मतलब कि जो किसी फर्म को चलाने के लिए जो मनी के रूप, मॉनेटरी टर्म में जो हेल्प करने वाले व्यक्ति होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। क्योंकि एक कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है, उस कैपिटल वैल्यू के बेस पर क्या होता है, शेयर इशू होता है। उस शेयर को मार्केट में लॉन्च करने के बाद पब्लिक उस शेयर को खरीदती है, जो पब्लिक उस शेयर को लेती है वही कहलाती है शेयर होल्डर्स, है ना। अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पार्टनर्स है, पार्टनर्स अपना अपना कैपिटल इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये डिविडेंड उनको तब मिलता है जब 1 साल के अंदर, मान लीजिए कि 1 साल में हमने 10 लाख का क्या क्या प्रोडक्शंस किया, ठीक है। इस 10 लाख प्रोडक्शन में हमने 2 लाख
गवर्नमेंट को क्या दे दिया, टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट को 2 लाख टैक्स दे दिया, बचा कितना 8 लाख, बचा कितना 8 लाख। ये 8 लाख जो है, इस 8 लाख में से 4 लाख हमने उन शेयर होल्डर्स को दे दिया जो उन्होंने पैसा हमारे फॉर्म में लगाया था, मतलब उनका हिस्सा उनके रेशियो के बेस पे दे दिया, ठीक है। और जो 4 लाख बचा है ये क्या है, हमारा बचा हुआ, मतलब ये प्रॉफिट ऐसा है जिसको हमने बचा कर रखा है, किसके लिए, पार्टनर्स के लिए। तो ये हमारा अमाउंट जो लास्ट में बच गया ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। जो 2 लाख हमने पैसा दिया गवर्नमेंट को वो हमारा क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स है। और 4 लाख जो हमने अपने शेयर होल्डर्स के बीच में बांट दिया वो हमारा क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के अंदर ये 3 चीजें आती हैं, ठीक है। जब हम इस मेथड के थ्रू ये नेशनल इनकम निकालेंगे तो अगर हमारा प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर तो हम इन चीज को देखेंगे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है कि नहीं है, उसी बेस पर हम क्या करेंगे, अपना नेशनल इनकम निकाल लेंगे, समझ गए। देखिए एक दिया है ये मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, अर्निंग्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअली वेरियड फैक्टर आर मिक्स्ड। यह एक ऐसी अर्निंग होती है जब हम खुद का बिजनेस खुद से चलाते हैं, ठीक है, उसके ओनर्स हम खुद होते हैं, वो हमारा क्या होता है, सेल्फ अर्निंग होता है। ऐसा भी हो सकता है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक फॉर्म के अंदर 4-5 लोग अपना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बट उसमें वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्ट हम लोग मान लीजिए कि ए बी सी हैं, ठीक है, ए बी और सी हैं, ठीक है। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक फॉर्म स्टार्ट किया और पैसा लगाया। पैसा लगाने के बाद इन लोगों को क्या मिलेगा, डिविडेंड या प्रॉफिट का प्रॉफिट मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इसमें से एक सी जो है कि इस फॉर्म में पैसा भी लगाया है और इस फॉर्म में काम भी करता है, ठीक है। तो जो काम करने के बदले में इसको जो पैसा मिलेगा वही हमारा क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड। इसको बोलते हैं एक वर्ड में मिक्स्ड इनकम, क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम होता है। समझ गए इस बात को ना कि ये मिक्स्ड इनकम क्या होता है। तो ये इससे क्या फॉर्मूला हमारा बनकर निकल कर आता है, देखिए क्या आता है, एनडीपीएच फैक्टर कास्ट। इस मेथड से क्या निकलता है, मैं पहले ही बताया था, एनडीपीएच फैक्टर कास्ट निकलता है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट। एनडीपीएच एफसी का मतलब क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, ठीक है। अब दिया है सीओई, सीओई क्या है, ऊपर देखो यही है जो आइटम दिया ना, सीओ, ये सारे आइटम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, ये क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन एम्प्लॉई, सीओई क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई। एक एम्प्लॉई को क्या कंपनसेशन मिलते हैं, वेजेज मिलता है, सैलरी मिलता है, पीएफ अकाउंट में उनके गोश्त वगैरह पैसा डाला जाता है, सिक्योरिटी फंड, कुछ गिफ्ट वगैरह मिलता है, गाड़ी भी मिल जाता है। किसी को एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिलता है तो उसमें क्या मिलता है, गाड़ी गिफ्ट मिल जाएगा, है ना। किसी दीपावली या किसी त्योहार पर कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, बोनस वगैरह मिल जाता है, वो सब क्या हो जाएगा हमारा, ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा। फिर दिया है सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। आपको पता है रेंट कहाँ मिलता है, हमारे फिक्स कैपिटल में मिलता है, ठीक है। रेंट कहाँ मिलता है, फिक्स कैपिटल। और फिक्स कैपिटल क्या होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह होता है। रॉयल्टी कहाँ मिलता है, हमारी खुद की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी दूसरे के द्वारा उस पे प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बदले में जो पैसा मिलता है वो हमारा क्या होता है, रॉयल्टी। देखिए वहां पर वो डिविडेंड की बात नहीं आएगी, क्योंकि जो हमारी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, या वो हमारे पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, या हमारे पास उतना सोर्स नहीं है जिससे हम उसका प्रोडक्शन कर सके। इसलिए हमने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे को दे दिया है उसका प्रोडक्शन करने के लिए, और उसके बदले में वह व्यक्ति हमें जो पैसा दे रहा है वो रॉयल्टी होता है, लीज भी बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कब मिलता है, कैपिटल पर, जो हम पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। और इंटरेस्ट उन्हीं को मिलता है जो उस फर्म के मालिक होते हैं, पार्टनर्स होते हैं, ठीक है। सबको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, ठीक है। शेयर होल्डर क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो कोई लोन नहीं दिए। अकाउंटेंसी की भाषा में एक चीज होता है डिवेंचर होता है, तो डिवेंचर जो होता है ना उसमें इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन उसी के साथ एक होता है शेयर होता है, शेयर पर क्या मिलता है, डिविडेंड होता है।
तो डिवेंचर जो होता है वो लोन देने वाले व्यक्ति होते हैं, और शेयर होल्डर क्या होते हैं, मालिक होते हैं, क्योंकि उन्हें डिविडेंड लेना होता है। शेयर में भी दो तरह के शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, ये सब अकाउंटेंसी की चीजें हैं। हम आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर मिक्स्ड इनकम बता दीजिए, मिक्स्ड इनकम में क्या क्या आता है, जो हम खुद सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं ना, जो खुद से इनकम जनरेट करते हैं, वो होता है हमारा मिक्स्ड इनकम का अंतर आता है। आइए देखिए, इस पे एक क्वेश्चन दिया है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या क्या दे दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया है। क्या दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी, ठीक है। हमें फॉर्मूला मालूम है क्या निकलेगा, NDP एट FC निकलना है, ठीक है, NDP एट FC निकलेगा। और क्या आएगा, कंपनसेशन COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, और क्या आएगा, प्लस मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीज आएगा इसमें, ठीक है। और ऑपरेटिंग सरप्लस, देखो COE कंपनसेशन में ऐसा नहीं होगा कि सवाल में आपको डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा, नहीं, दे देगा एम्प्लॉयर्स दे देगा, है ना, कहीं कहीं पे गिफ्ट वगैरह लिख देगा। तो हमें ध्यान देना होगा कि कौन कौन से आइटम हमारे इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के अंदर आएगा, ठीक है, उस चीज पर विशेष ध्यान दिया होगा। रेंट है, रॉयल्टी किस में आएगा, हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है ना, रेंट रॉयल्टी का है, ऑपरेटिंग सरप्लस का प्रॉफिट दिया है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट टैक्स है। अगर प्रॉफिट का अंदर कॉर्पोरेट टैक्स दिया हुआ है तो क्या करेंगे, बताइए। फॉर्मूला में पहले बताया ना कि जब हमारा जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, प्रॉफिट के अंदर जुड़ा होता है, पहले ही यहाँ दे दिया है, ठीक है। ये इसलिए यहाँ दिया है कॉर्पोरेट टैक्स कि जब हम NNP निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, तो ये हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मतलब ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं, नेट वैल्यू निकालते हैं, तो हमें टैक्स की विशेष जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेनली हम लोग इस आइटम को जोड़ेंगे, इस आइटम को जोड़ेंगे, सब इसमें प्लस ही वाला चीज है, इसको छोड़ेंगे अभी, ठीक है। इसकी NFI की जरूरत नहीं है, फैक्ट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब निकलती है, जब हम NDP से NNP पे जाते हैं, मतलब D से नेशनल पे जाते हैं, तब हमकी इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। P से नेशनल में पड़ेगी जरूरत, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगी। तो जोड़ दिए सब, कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 प्लस 30, हमारा मिक्स इनकम कितना है, ये मिक्स इनकम है, प्लस 400, टोटल कितना हो जाएगा, 530, ठीक है। 530 हमारा क्या है, NDP एट FC आया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, NNP एट FC, क्योंकि हमें नेशनल इनकम मेन हमारा क्या होता है, यही होता है, ठीक है। ये हमारा डोमेस्टिक इनकम होता है और ये हमारा नेशनल इनकम होता है। तो हमें कैलकुलेट करना क्या सीख रहे हैं, नेशनल इनकम ही नहीं सीख रहे हैं। तो हमने डोमेस्टिक तो निकाल लिया, अब नेशनल निकालना है, तो हमें D से कहाँ जाना है, N पे जाना है। तो हम आपको कन्वर्जन पढ़ाए हैं, कन्वर्जन में क्या होता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहाँ दे दिया है डायरेक्ट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, मतलब कि फ्रॉम में से 2 को माइनस किया है, तो यहाँ माइनस में 2 आया है। क्या है, माइनस में 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरे देश से इनकम कम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश से दूसरे देश के लोग जो फॉरेनर हैं वो ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा प्लस -2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 528 करोड़ क्या हो जाएगा, हमारा नेशनल इनकम आकर निकल जाएगा। तो हमें लगता है कि आप इस टॉपिक को समझ गए हैं। आपके सुविधा के लिए एक बार इसको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होंगे। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एक एम्प्लॉय को फर्म के द्वारा दिए जाने वाले जो कंपनसेशन होते हैं
चाहे जो सैलरी हो या कोई गिफ्ट हो या जो उसके सिक्योरिटी के लिए जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, वो सब के सब किस में आते हैं, कंपनसेशन में आते हैं। ठीक है, तो इस कंपनसेशन में वेजेज है, तो वेजेज किसको मिलता है, एक मजदूर को मिलता है। उस फॉर्म के अंदर जो मजदूर होता है, जो काम करता है, उसको वेजेज दिया जाता है। ठीक है, एक एम्प्लॉय होता है, उसको सैलरी मिलती है। एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट, एम्प्लॉयर मतलब बॉस टू सोशल सिक्योरिटी मतलब पीएफ, प्रोविडेंट फंड। बॉस के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिए जाने वाला पैसा ही क्या है, सोशल सिक्योरिटी है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है। फिर एक बार से समझ लीजिए कि जो हमारी सैलरी होती है, उस सैलरी में से 12% नियमानुसार क्या हो, रूल्स के बेस पर 12% ही हमारा क्या होता है, पीएफ होता है। ठीक है, जितनी सैलरी होगी उसका 12% प्रोविडेंट फंड के रूप में एक प्रोविडेंट अकाउंट में जाता है। उतना ही पैसा उस फर्म या उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पैसा उस अकाउंट में डाला जाता है। और वो पैसा हमें कब मिलता है, एट द रिटायरमेंट या बीच में हम जॉब छोड़ते हैं तब। देखिए इस बीच में एक और चीज जुड़ा है आता है। ठीक है, मैंने वो चीज नहीं दिया है, बता रहा हूँ, रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, रिटायरमेंट पेंशन भी इसी में इंक्लूड होता है, क्योंकि एक व्यक्ति किसी फॉर्म के लिए 20 साल 25 साल 10 साल, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या गवर्नमेंट की हो, अपना वर्क दिया रहता है। उसके बदले में जब वो रिटायर होता है, तो जब तक वो जिंदा रहता है तो उसको रिटायरमेंट पेंशन मिलता है। वो भी क्या है, हमारा कंपनसेशन है। एम्प्लॉय क्या है, एक तरह का कंपनसेशन है। पहले ही आपको बताया है, पिछले चैप्टर में बताया था ना कि नेशनल इनकम में हम उन्हीं वैल्यू को ऐड करते हैं जिस वैल्यू के लिए हमने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हो या कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की हो। फ्री फंड का चीजें इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेशनल इनकम में फ्री फंड की चीजें नहीं आती है। और फ्री फंड की चीजों को क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, ट्रांसफर इनकम। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर इनकम। और ट्रांसफर इनकम होता क्या है, हमारा स्कॉलरशिप हो गया, ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, छात्रवृत्ति मिलता है ना, ये क्या है, ट्रांसफर इनकम होता है। मैंने उस चीज के लिए कोई सर्विसेज नहीं दी है। ठीक है, फ्री में हमको कहीं मिले। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और कहीं से भीख मांग रहे हैं, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, कोई हमको दे दिया, तो क्या हम उसको नेशनल इनकम में जोड़ेंगे? नहीं, वो हमको फ्री फंड का मिला है, हमने उसके लिए कोई सर्विस नहीं दिया है। समझे, वो चीज आ जाता है। मिक्स्ड इनकम बताया ही था, अर्निंग ऑफ सेल्फ, खुद से जो अर्निंग हम करते हैं। ठीक है, ठेला लगा लिए कहीं पर, कोई रेस्टोरेंट खोल दिए, वहां से अर्निंग हो रही है। एक फर्म के अंदर मालिक होते हुए भी काम कर रहे हैं, वो भी अर्निंग हो रही है। कई तरीके से जो होता है वो हमारा मिक्स्ड इनकम कहता है। और ये हमारा फॉर्मूला बनकर आ गया क्या, NDP@FC। और NDP@FC क्या कहलाता है, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। और हम निकालना क्या होता है, नेशनल इनकम। निकालना क्या है, नेशनल। तो नेशनल इनकम क्या है, NNP होता है, NNP। तो डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ते हैं। तो जो सवाल बताया उस क्वेश्चन में क्या था, माइनस में आया था हमारा, मतलब विदेशी लोग हमारे देश से ज्यादा कमा रहे हैं, इसलिए माइनस में चला गया है। आइए हमारा नेक्स्ट मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। भाई हमने बना लिया, कमा लिया, बनाना प्रोडक्शन किया मतलब प्रोडक्ट मेथड, कमाना इनकम किया इनकम मेथड, और हम खर्चा करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम लोग बनाते हम ही है, कमाते हम ही और खर्चा हम ही कर, आपस में क्या होता है, घूमता रहता है। इनकम क्या होता है, आपका आपस में ही घूमता रहता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक चैप्टर है इकोनॉमिक्स में ही, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसमें यही बताते हैं कि इनकम कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक घूमता है, ट्रांसफर करता है। हमारा ही पैसा हमारे पास कैसे जाता है और वो पैसा कैसे यूज दूसरे के लिए होता है। ठीक है, आइए एक्सपेंडिचर मेथड, मेजरिंग फाइनल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें दो चीज का हम मेजरमेंट करते हैं, फाइनल कंजप्शंस एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। देखिए हम जब कहीं कोई चीज का इन्वेस्ट करते हैं तो एक तरह से हम खर्ची करते हैं। ठीक है, हम सेविंग करके रखे हैं और किसी चीज के लिए हम कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी मशीन में करें। मान लीजिए कि हमने कोई फैन परचेज किया, मशीन परचेज किया, तो हमने वहाँ इन्वेस्ट किया है एज ए कैपिटल के रूप में, लेकिन एक पैसे के रूप में देखा तो हमने क्या किया, वहाँ पर खर्च किया है, एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर है हमारा। ठीक है, और फाइनल कंजप्शन,
फाइनल कंजम्पशन वही वैल्यू होती है जिस प्राइस पर एक कंज्यूमर किसी गुड्स का क्या करता है, कंजप्शन करता है, वही होता है फाइनल कंजप्शन, है ना। जिस प्राइस पर मार्केट में कोई हाउस होल्ड या कोई कंज्यूमर किसी गुड्स को परचेज करके कंज्यूम करता है, वही का फाइनल कंजप्शन होता है। आइए नेक्स्ट, आइए इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है। देखिए जितने सारे मेथड्स हैं उन सभी मेथड से क्या है, कंपोनेंट्स है ना। उन कंपोनेंट्स को हम याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। ऐसे तो बोर्ड के एग्जाम में कई सालों से देखा जा रहा है कि दो ही मेथड पे क्वेश्चन आ रहे हैं, या तो वैल्यू एडेड पे दे रहा है या इनकम मेथड पे दे रहा है। एक्सपेंडिचर मेथड को कम दे रहा है, मतलब बहुत इसकी कम पॉसिबिलिटी है आने की। लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि आज के समय में जो एग्जाम्स हो रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं कि नहीं आएगा वही आ जा रहा है, तो हमें सीखना तो सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं देखते हैं, ठीक है। पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर मतलब कि एक व्यक्ति पर्सनली, चाहे वो फूड्स पे करे, है ना, हाउस घर बनाने के लिए करे, हाउस के लिए करे, ठीक है, एक एजुकेशन पे करे, खर्च करे, ठीक है, शेल्टर पर करे, वही होता है हाउस शेल्टर। ये जो पर्सनली रूप से प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, जो प्राइवेट अपने लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, वही हमारा किस में आता है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन के अंदर आता है। देखिए आप लोग देखे होंगे गुरुद्वारा में लंगर खिलाया जाता है, वहाँ पर वो एक तरह का एनजीओ है, ठीक है, वहाँ कोई पैसा हमें देना नहीं पड़ता है, लेकिन जो वहाँ वो कर रहा है वो फ्री में कर रहा है, हमारे लिए फ्री में कर रहा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है ना, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो उसका भी क्या है, पर्सनली है, ठीक है जी। ये देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट भी करती है। देखो गवर्नमेंट को मेन रखेंगे हम लोग डिफेंस गुड्स पर, ठीक है, डिफेंस गुड्स पे गवर्नमेंट को मेनली, गवर्नमेंट तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस करती है, ठीक है, एजुकेशन करती है, हेल्थ करती है, हाईवे रोड्स बनाती है, नए नए डैम्स बनाती है, ब्रिज बनाती है, ठीक है। इसके अलावा वो डिफेंस करती है, वेपन्स के लिए करती है, मिसाइल्स वगैरह बनाती है, लॉन्चेस, कई सारे एक्सपेंसेस करती है ना। अब गवर्नमेंट की क्या एक्सपेंसेस है, आप लोग इस चीज़ से भली बात है परिचित, देख ही रहे हैं, उनका इनकम का सोर्स भी पता है और उनका एक्सपेंसेस क्या है। देखिए इनकम के सोर्स से एक बात याद आ गई हमें, जो हमारा इंडियन इकोनॉमिक में आप लोग पढ़ेंगे कि जो 1950 से लेकर और 1991 तक जो इकोनॉमिक्स पॉलिसी थी हमारे देश की, वो पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के अंदर ही था, ठीक है। लेकिन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे ये मनमोहन सिंह जी, ठीक है। उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, इकोनॉमिक्स पॉलिसी एलपीजी की, ठीक है, एलपीजी पॉलिसी लाई थी। मतलब इसका उस इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो बताएंगे, मैं थोड़ा सा जान लीजिए इसमें कि जो ये पॉलिसी जो लाया गया था, ये इंडिया की जो इंडियन इकोनॉमिक्स है उसकी पॉलिसी, इकोनॉमिकल स्टेटस को रिफॉर्म्स करने के लिए पॉलिसी लाई गई थी। मतलब ये पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम किया जाए, ठीक है, हर चीज़ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था 1991 तक, ठीक है। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इसका फुल फॉर्म होता है, वो आपको इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है तो हम लोग इसी पे बात करेंगे। फिर दिया है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब ये बताइए कि किसी कैपिटल का फॉर्मेशन होता कैसे है। सिंपली से एक छोटा सा व्यक्ति, आप लोग देखे होंगे कि एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट करता है और 2-4 साल 3 साल के बाद देखते हैं बहुत सारी उसकी बिल्डिंग्स होगी, कई सारे उसके ब्रांचेज खुल गए, ठीक है। तो क्या हो रहा है, उसके कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है ना, कैपिटल फॉर्मेशन कर रहा है। कैपिटल फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि इनकम उसका ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जब हम कोई कैपिटल की फॉर्मेशन करते हैं तो कैपिटल क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल को खरीदते हैं। तो खरीद रहे हैं तो मतलब क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं,
खरीद रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो वो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन इसमें भी आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। देखिए नेट इन्वेस्टमेंट बराबर ये दिया है फॉर्मूला, नेट एक्सपोर्ट कैसे आता है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट मतलब हमने दूसरे देश में जो बेचा है और दूसरे देश से जो खरीदा है उसका डिफरेंस निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, ठीक है। और इस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों निकालते हैं, क्योंकि एक्सपेंस हम मार्केट में ही करते हैं, ठीक है। इससे निकलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और ये एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट, एक्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, नेट एक्सपोर्ट आता है। तो ये हमारा था एक्सपेंडिचर मेथड के जो कंपोनेंट्स है जो यूज होते हैं क्वेश्चन में। आप लोग इस चीज तीन चीजों को याद रखिएगा मेनली, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, प्राइवेट में क्या क्या आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट क्या क्या एक्सपेंस करती है, ठीक है, और ये डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए इसके अलावा जो एक और चीज आता है एनपीओ, ठीक है, एनपीओ। जो ये एनपीओ वर्ड है ना, ये हमारे 12th के सिलेबस से हटा दिया गया है। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं था, ये पार्ट था अकाउंटेंसी का, कॉमर्स में अकाउंटेंसी का पार्ट था, लेकिन इसमें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो एक एनपीओ जोड़ते हैं। एनपीओ का मतलब होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। एनपीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव क्या होता है, वेलफेयरिंग के लिए होता है, सेवा सर्विसेज देने के लिए होता है, वहाँ उसका मोटिव प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो सर्विसेज देता है उसके लिए वो क्या करता है, एक्सपेंस करता है, इसलिए इसको इसमें इंक्लूड करते हैं। जैसे कि एनपीओ में क्या आ जाएगा, एनजीओ वगैरह आ जाते हैं, ओल्ड एज होम आ जाएंगे, ऑर्फनेज वगैरह आ जाती हैं, जो वृद्धाश्रम है ना, उस सारी चीज़ों में क्या होता है, उनके लिए फूड्स के लिए, शेल्टर्स के लिए, कपड़े के लिए, ठीक है, ऑर्फनेज वगैरह में बच्चों के एजुकेशन के लिए सारे जो खर्चे होते हैं वो भी क्या आते हैं, इसी एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि इस मेथड्स में आप लोग कमेंट से बताइएगा कि क्या क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। हो सकता है कि बहुत लोगों को हमारी बातें समझ में आई होगी, बहुत को नहीं आई होगी, ठीक है। तो यहाँ जाने देखिए प्राइवेट फाइनल कंजप्शन सीधा दे दिया है, ठीक है। इससे हम निकालते क्या फॉर्मूला, क्या याद रखिएगा, जीडीपी, क्या गया फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यहाँ छूटा हुआ है मार्केट प्राइस, याद रखिए, लिखिएगा एमपी होगा, क्या होगा, एमपी, जीडीपी एट एमपी। ये क्या है, कंजप्शन है, प्राइवेट कंजप्शन। ये क्या है, ये गवर्नमेंट के द्वारा है, और ये क्या है, ग्रॉस वाला है, ठीक है। ये फॉर्मूला है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। क्या क्या है इसमें, सी आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से क्या आता है, हमारा नेट एक्सपोर्ट आता है, ठीक है। सवाल में दिया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन कितना दिया है, 2000 प्लस गवर्नमेंट का क्या है फाइनल कंजप्शन 600 प्लस नेट एक्सपोर्ट कैसे आया है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है, -50 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने दूसरे देशों में कम बेचा है, विदेशों से ज्यादा मंगाया है, ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का कितना है, 60 प्लस 60,
अब आइए क्या निकल के आएगा हमारा 2600 माइनस 2610 निकल कर आया हमारा। क्या निकल कर आया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस आया। ठीक है, हमें निकालना क्या है? एनएनपी एट फैक्टर कास्ट। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है, एनआईटी दिया है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट आ जाना है उसी पर, इसको कन्वर्ट करना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कास्ट पा रहा है। ठीक है, मार्केट, इसका हम जीडीपी एट एमपी से, और हम एफसी पे जाते हैं तो यहाँ एनआईटी को क्या करते हैं? बोलिए, एनआईटी को जोड़ते हैं घटाते हैं? जब हम जाते थे मार्केट पे तो जोड़ते थे, आ रहे हैं इस पे तो माइनस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे, तो ये इसमें से माइनस कर लेंगे 100 को, तो क्या ये हमारा नेट आ जाएगा निकल कर। ठीक है, एक्चुअली हमें इस क्वेश्चंस में कट गया है, इसमें पता नहीं चला कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, लेकिन हमें जो बता रहा है इस क्वेश्चन में बस उतना ही से मतलब है। ठीक है, जितना दिया है उतना ही कैलकुलेट करेंगे, हमें दूसरे से मतलब नहीं है, हमारा बस इतना ही चाहिए। ठीक है, हमारा निकल के आ गया जीडीपी एट एमपी हो गया। तो आप लोग बताइए आज की क्लास कैसी लगी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि फुल कंसेप्ट पूरे तीनों मेथड को मैंने एक शॉर्ट ओवरव्यू दिया है। बाकी आप लोग रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे तो पूरी डिटेल्स में इस मेथड्स के बारे में बताएंगे। तो आज इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। थैंक यू सो मच।